मध्य प्रदेश की इस धरती से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त जब हम इस कार्यक्रम के लगभग समापन पर पहुंच चुके हैं, एक बेहद ही खास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात किए बिना लगता है कि हमारा जो ये डीडी डायलॉग है वो संभव नहीं हो पाता। एक किसान के बेटे जिनके बारे में जब मध्य प्रदेश में बात की जाए, नुक्कड़ चौराहों पर, गांव में, गलियारों में, तो ये बात आती है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर रंग में खुद को ढाल लेते हैं। अगर वो किसानों के बीच जाते हैं तो उनके तरह हो जाते हैं, आदिवासियों के बीच जाते हैं तो उनकी बात करते हैं, और महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए तो वो एक पांव पांव चलने वाले भैया और साथ में मामा भी हैं। जी हाँ, तालियों के साथ स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बहुत बहुत स्वागत है शिवराज जी आपका डीडी डायलॉग के इस मंच पर। शिवराज जी, शुरुआत में इसी बात से करना चाहूंगी कि 20 साल का ये अनुभव, 20 साल पहले जिस हालत में मध्य प्रदेश मिला था आपको, आपके 18 साल हो गए लेकिन बीजेपी को, उस वक्त बिपाशा इसकी बात होती थी, ना बिजली, ना सड़क, ना पानी। ये 20 साल चुनौतीपूर्ण रहे यहां तक मध्य प्रदेश को पहुंचाने में। देखिए, दिल में अगर तड़प हो कुछ करने की, आप सरकार में क्यों हैं? एक इसलिए कि सत्ता का आनंद आपको लेना है, एक इसलिए कि आप जनता को भगवान मान के उसकी सेवा को अपने जीवन का मिशन मानते हैं। दृष्टिकोण दो होते हैं। हमने हमेशा ये माना कि अपने लिए अपनी जनता ही भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। इसलिए मैं पहले हमेशा कहता रहा हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जब यह भाव आपके अंदर होता है तो फिर एक जिद, जुनून और जज्बा कुछ करने का पैदा। अभी मैं आ रहा हूं मऊगंज, उत्तर प्रदेश की सीमा से, हनुमाना से। सूरज डूबने के पहले महोत्सव उड़ा। अष्टमी का दिन आज, महाअष्टमी, और हजारों की तादाद में मेरी बहनें उस कार्यक्रम में उपस्थित थी। उनका स्नेह, लाड़ और प्यार मुझे प्राप्त हो रहा था। तो जब आप सबको परिवार मान लेते तो आपके मन में तड़प पैदा होती कि हम बेहतर कैसे करें अपने परिवार के लिए। तब फिर कोई चुनौती नहीं लगती, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। हमने कठिनाइयों में रास्ता निकाला। मध्य प्रदेश हमको मिला था बीमारू मध्य प्रदेश, पिछड़ा मध्य प्रदेश। ना सड़कें, ना बिजली, ना पानी, बुनियादी सुविधाएं थी नहीं। वो समय था जब मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया, आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। तब टूटी फूटी गड्ढों वाली 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल अगर मध्य प्रदेश की धरती पर बिछाया है तो हमने बिछाया है। तब अंधेरों का प्रदेश था मध्य प्रदेश, केवल 2900 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, हमने बढ़ा के कर दी 29,000 मेगावाट। तब सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में, आज बढ़ के 47 लाख हेक्टर हो गई और उसको हम 65 लाख हेक्टर तक ले जा रहे हैं। अनंत उपलब्धियां हैं, लेकिन जब दिमाग में जिद, जुनून और जज्बा होता है तो चुनौती कहीं दिखती नहीं है। दिन और रात काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। शिवराज जी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि आज महाअष्टमी का पावन पर्व है, और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि आपके बारे में कि आप नवरात्र में व्रत भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं, और आज अष्टमी के दिन इतनी सभाएं की। थोड़ा सा जरा जनता और आपकी बहनें ये भी जानना ही चाहेंगी कि आपका रूटीन क्या रहता है और चुनौती क्या है। देखिए, महाअष्टमी का मतलब दिन भर पूजा का दिन, और इस दिन बहन और बेटियां और किसी काम में भाग लेती ही नहीं हैं। लेकिन मेरा दिन तो शुरू हो जाता सवेरे 5:30 बजे और खत्म होता रात को 1:30 बजे। 1:30 क्या, रात भी नहीं रहती, 12 बजे के बाद तो प्रातःकाल की बेला प्रारंभ हो जाती है। और ये माँ की कृपा मैं मानता हूं कि इतने वर्षों से निरंतर इतने घंटे में लगातार काम करता रहा हूं। सवेरे कई बैठकें करके अलग अलग काम निपटा के मैंने रायसेन जिले के देवनगर में सभा की, देवनगर से भोपाल आया, भोपाल में फिर एक संवाद किया, भोपाल से फिर जबलपुर गया, जबलपुर से फिर मैं मऊगंज के हनुमाना गया,
और हनुमाना से लौट के जबलपुर से फिर भोपाल लौट के एक मीटिंग मैंने करी स्टेट हैंगर पर, और स्टेट हैंगर से सीधे आपके पास आ गया। बीच में आपसे मैंने रिक्वेस्ट जरूर की कि जरा लंबा मत खींचना, आज घर में पूजा होनी है। आज भी रात में 3.5 घंटे हवन होना है, नवरात्रि का हवन होता है, वो करना। उसके पहले मुस्लिम मंच के मित्र बैठे हुए हैं 250, उनके साथ में जाके अभी चर्चा और बातचीत करूंगा। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि काम ऐसा है जो निरंतर चलता रहता, निरंतर कर्म यही मेरा धर्म। ये आपने बहुत अहम बात कही शिवराज जी, और इसीलिए जब आप बहनों की बात कर रहे हैं, माताओं की बात कर रहे हैं, 2003 से हम बात अगर शुरू करें तो 2007 में एक योजना आप लेकर आए बेटियों के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना, और उसके बाद हमने देखा कि 2008 में चुनाव जीते। इस बार जिस योजना की सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो लाडली बहना योजना है। तो क्या माना जाए कि इस बार भी महिला सशक्तिकरण और वो लाभार्थी वर्ग महिलाएं वही शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी? एक तो मैं विनम्रता पूर्वक ये कह दूं कि कोई भी योजना हमने चुनाव को देख के नहीं बनाई। हर एक योजना निकली तो दिल के दर्द से निकली। जब मैंने देखा कि बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, बेटे के आगमन पर खुशियां जताई जाती और बेटी आ गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता है। और कई बार मैंने देखा स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कोख को भी कत्ल खाना बना दिया गया था। अगर ये पता चल जाए कि कोख में बेटी पल रही है तो मार डालो, दुनिया में जन्म ही मत लेने दो। और परिणाम ये हो गया कि 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही, तो 912 बेटियां। तब मन में ये तड़प थी कि कैसे भी भगवान ये बेटा और बेटी को बराबर कैसे माने। बेटी को क्यों लोग बोझ मानते हैं? बेटी बोझ ना रहे, बेटी लखपति पैदा हो, इसलिए मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। तब दिमाग में कभी चुनाव नहीं था, केवल एक ही संकल्प था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाऊंगा ताकि दुनिया वाले बेटी को भी इस दुनिया में आने दें, कोख में ना मारें। इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। और लाडली बहना भी अगर निकली, बीच में श्रृंखला है महिला सशक्तिकरण की, आज समय की सीमा है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है। देखिए स्त्री पुरुष की समानता आज भी सपने जैसी लगती है, भेद आज भी किया जाता है, वो निरंतर कम हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब मन में एक ललक थी कि स्त्री और पुरुष दोनों समान क्यों नहीं होने चाहिए, और इसलिए हमने तय किया। आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में भी चुनाव कौन लड़ते थे? मैक्सिमम पुरुष लड़ते थे। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि 50% रिजर्वेशन बहनों और बेटियों को हम स्थानीय निकाय के चुनाव में देंगे। सबसे पहले 50% रिजर्वेशन हमने दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने पुलिस की भर्ती में 30% रिजर्वेशन बेटियों को दिया, और इतना विरोध किया पुलिस के अफसरों ने कि सर ये क्या कर रहे हो, लड़कियां आ जाएगी पुलिस में तो पुलिस फोर्स कैसे हमारा काम करेगा। तब मैंने एक ही शब्द कहा था कि बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के दिखा देगी, ये होगा ही। और मध्य प्रदेश में 30% भर्ती मैंने पुलिस में बेटियों की शुरू करी महिला सशक्तिकरण के लिए। अगर कोई बहन थाने जाए और अपनी व्यथा कथा कहे और वहां सारे पुरुष बैठे हों पुलिस वाले, तो बेझिझक अपनी बात कह सकती है क्या? पुलिस फोर्स में हमने बेटियों की भर्ती की। हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए। बहनों के नाम पर संपत्तियां भी खरीदी जाए, इसलिए स्टाम्प शुल्क बहन और बेटी के नाम पर संपत्ति खरीदें तो कम लगता है, ताकि पुरुष इसी चक्कर में कि चलो यार पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के, पत्नी के नाम पे ही कर दो, बेटी के नाम पे कर दो जमीन। वो काम हमने किए, खेत मकान दुकान, एक नहीं अनेकों कदम उठाए। लेकिन एक व्यथा में देखता था, गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें कई बार 1000-2000, देखो आर्थिक ताकत आज भी आदमी ने अपने पास रखी है। जो खुद काम करती उन बहनों की बात नहीं करता, सास की सेवा में खुद दुकान चलाती, वो तेजी से बढ़ रही आगे, हमने बढ़ाने में कोई कसर भी नहीं रखी। लेकिन अगर महिला को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो पति पे अवलंबित रहती, घर वालों पे अवलंबित रहती। मैं देखता था 1000 रुपए के लिए भी, 2-2 रुपए के लिए भी गरीब बहन को हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार पैसे नहीं मिलते थे। बेटा बेटी अगर फ्रॉक की मांग कर दे, आइसक्रीम खाने की मांग कर दे, कोई और चीज मांग ले, और पैसा खुद के पास होते नहीं थे, मांग पूरी नहीं कर पाती थी तो आत्मा रोती थी उसकी। अब मैं देखता था कि बहन बेबस होती थी। तब मैंने तय किया कि बहनों को मजबूर नहीं रहने देंगे, मजबूत बनाएंगे, आत्मविश्वास से भरेंगे। और इसलिए हमने तय किया कि हम हर गरीब बहना के खाते में, निम्न मध्यम वर्गीय बहना के खाते में 1000 रुपया
हर महीने डालेंगे। 1000 से हमने शुरुआत की थी, बढ़ा के 1250 की है, और मेरा तो संकल्प में 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। जिनको जो सोचना सोचते रहे, क्योंकि धरती के संसाधनों पर स्त्री का भी अधिकार है। भगवान ने अगर ये जमीन, मकान, दुकान, खदानें बनाई है तो महिला के लिए भी तो बनाई है, केवल पुरुष का ठेका थोड़ी है। और इसलिए हमने फिर ये लाडली बहना योजना बनाई, और 1,32,00,000 बहनों के खाते में अब 1250 रुपया महीना जा रहे हैं। आप कल्पना करते हैं, मैंने बहनों से पूछा कि जिंदगी में कोई बदलाव आया, तो इतनी मारूंगी बातें कही। उन्होंने कहा कि आजकल सास का लाड़ बढ़ गया है, पहले तो डांटती रहती थी, अब तो बड़े प्रेम से बोलती, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के दे रही। पतिदेव के भी तेवर बदल गए, पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसे आए कि नहीं आए अभी। तो उन्होंने मुझे कहा घर में इज्जत बढ़ गई। ये मैं सच कह रहा हूं, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा। घर में इज्जत बढ़ गई, सम्मान, हर महीना पैसे आ रहे हैं। पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, और ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। तो अपनी बहनों को मैंने सम्मान दिया है, सम्मान, आत्मविश्वास दिया है। अब उनको जरूरत पड़ती है तो तुरंत खर्च करती है। शिवराज जी, क्योंकि आपने ये बात कही, अभी हम भी रिपोर्टिंग करने गए तो एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से हमने बात की। वो बहुत उत्सुक थी बात करने के लिए, और उसने जैसे माइक उसके पास गया, उसने कहा कि मैं आज जो भी हूँ मामा की बदौलत हूँ, और मैं चाहती हूँ मामा देश में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पहुंचाए। आपके पास भी ऐसी बच्चियां आती होंगी, ऐसी महिलाएं आती होंगी, क्या इसी वजह से कभी कभी भावुक शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई देते हैं, और इस बार वो भावुकता ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, बेटियां मेरे लिए, मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, मेरे लिए देवियां हैं। मैं उनके पैर धोता हूं, पानी माथे से लगाता हूं, उनकी पूजा करके मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। ये मेरा भाव है हृदय का। नंबर 2, मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं कि बिना बेटियों के और बहनों के सम्मान के कोई प्रदेश और देश प्रगति नहीं कर सकता। भारत में इसलिए किसी जमाने में कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री खुद पैर धोता, मैं तो बहनों के भी पैर धोता हूं। मेरे लिए देवियां हैं, साक्षात जीवित देवियां अगर मेरी कोई है तो मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं। ये मेरा भाव है। किसी को कुछ लगे तो लगता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। और इसलिए जब उनको देखता हूं तो एक अलग भाव पैदा होता है, और मेरे मन में यही विचार पैदा होता है कि इनके लिए और क्या करूं, और कैसे करूं, और बेहतर कैसे करूं। और जिन बेटियों को मैंने गोद में 4-4, 6-6 महीने की थी, गोद में लेके जिनको मैंने लाडली लक्ष्मी के हमारे जो बचत पत्र दिए थे, वो बेटियां कॉलेज में आ गई। 1.5 लाख बेटियां तो कॉलेज में आ गई, अब कॉलेज में, जिनको मामा ने गोद में खिलाया था। तो मेरा जो रिश्ता है वो इमोशनल रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है मेरा बहनों से, बेटियों से, बेटों से भी। उनको बेटों को लगता है पार्शियलिटी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, हर योजना में बेटे भी शामिल है, लाडली लक्ष्मी छोड़ के। साइकिल अगर बेटियों को दी तो बेटों को भी दी, अगर लैपटॉप बेटियों को दिया तो बेटों को भी दिया, स्कूटी एक बेटे को दी तो एक बेटी को दी, जो सबसे अच्छे नंबर लेके आते हैं। और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कुछ भी हो, समाज के किसी वर्ग के बेटा बेटी हो, कोई भेद मैंने नहीं किया। हमने तय किया कि टैलेंट, क्षमता और प्रतिभा है, और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा, प्राइवेट में भी होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। मैं बच्चों के सपनों को कभी मरने नहीं दूंगा, कभी नहीं मरने दूंगा, उनके रास्ते में कोई बाधा पैदा नहीं होने दूंगा। ये संबंध है मेरे परिवार के संबंध, भावनात्मक संबंध। और मुझे लगता है कि मैं तो पैदा ही इस धरती पे इसलिए हूं। हर एक के दुनिया में आने का कोई ना कोई मिशन होता है। मेरा मकसद ये है कि मैं इनकी जिंदगी में बेहतरी कैसे लाऊं। शिवराज जी, आप इतना महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी और खासकर जो उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कमलनाथ, वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश वो राज्य बन चुका है जहां बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। वो हिंसा की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आदिवासी दलित के ऊपर अत्याचार है। इन सवालों का क्या जवाब आप देंगे? देखिए, कमलनाथ जी जैसे लोग कुंठित हो गए हैं, परेशान हैं, मामा के अलावा कोई उनको दिखता नहीं है। सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूं, तो सवेरे शाम ट्वीट हो, भाषण हो, उनके भाषण में मामा ही रहता है और दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। ये मध्य प्रदेश है जिसने कानून बनाया कि अगर मध्य प्रदेश की धरती पर मासूम बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा
तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। ये कानून सबसे पहले बना तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाया, मध्य प्रदेश की विधानसभा में बनाया। ये मध्य प्रदेश है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए जितने प्रयास हुए और किसी प्रदेश में नहीं हुए। ये मध्य प्रदेश है जहां हमने तय किया भाई कोई दारू का हाथा वहाता नहीं चलेगा, क्योंकि दारू पी और डोलते डालते निकले और फिर गलत तरह की हरकतें करते सारे दारू के हाथे बंद कर दिए। और ये भी मैंने तय कर दिया, अगली बार 50% बहनें जहां कह देंगी दुकान बंद दारू की तो दुकान बंद। हमने मध्य प्रदेश में अगर किसी ने अपराध किया महिला बेटी के खिलाफ तो उसके घरों पर बुलडोजर भी चलाने का काम किया है। देखिए कुछ अपराध होते हैं, लेकिन अपराधों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जहां हुए हमने कठोरतम कार्रवाई की, हमने ऐसी कार्रवाई की जो इतिहास में दर्ज है। ये तो आपने सही कहा शिवराज जी, क्योंकि आपके पास वक्त की बाधा है, लेकिन 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर राज्य की जनता आपसे जरूर सुनना चाहती है। एक, सनातन और हिंदुत्व की असलियत आपके मन में जहन में क्या है, क्योंकि ये इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कमलनाथ कह रहे हैं वो सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, और सनातन को लेकर एक अलग तरीके की बहस छिड़ गई है। धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। और ये भारत है जिसने ये कहा है कि आप किसी भी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे उस तक। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाके क्या कहा था कि आप किसी रास्ते चलो आप पहुंचोगे वहीं। ये भारत है, इतना विशाल हृदय इस देश का, जिसने ये कहा कि अब कोई भी मत मानो, कोई भी पंथ मानो, क्या फर्क पड़ता है, अंततः आप जाओगे भगवान। तो इसलिए भारत में ये कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सनातन क्या है? ये सनातन, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं इंडी गठबंधन वाले, सनातन को खत्म कर दो, ये मलेरिया है, मच्छर है, कौन खत्म कर पाए आज तक सनातन को? इसका ना आदि है ना अंत है। अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन है भाई, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, ये सनातन है। जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये सनातन है। इस सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। हम तो इसको राजनीति का विषय नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग जो कल तक राम को गाली देते थे, जो कहते थे राम तो काल्पनिक है, राम से तू था ही नहीं, आजकल वो जरूर राम राम की रट लगाए रहते हैं। कोई जनेऊ पहच रहा है, कोई त्रिपुंड, अब राहुल बाबा त्रिपुंड लगा रहे हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी मंदिरों में जाके आरती कर रही है, अब दिग्विजय सिंह जी रामधुन गा रहे हैं। बताइए, हरे राम 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 हरे हरे। दिग्गी राजा कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब ये जो दिखावा और ढोंग, ये धर्म का विषय नहीं है, ये राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश है। एक आपका स्टेटमेंट काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ, आपने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो माताएं बहनें बिंदी नहीं लगा पाएंगी, सिंदूर नहीं लगा पाएंगी। इसके पीछे क्या आपका गठबंधन अगर ये कहता सनातन को खत्म कर दो, किसने आपको अधिकार दिया? मैंने कहा कि धर्म श्रद्धा का विषय है, आप कैसे सनातन को आप खत्म करोगे? आज आप सनातन को खत्म कर रहे हो, तो सनातन को खत्म करने का मतलब क्या है? जनेऊ मत पहनो, कोई जनेऊ अनिवार्य नहीं है सनातन में, जिसको पहनना हो पहने ना पहने, लेकिन बिंदी भी मत लगाओ और चूड़ी भी मत पहनो, पता नहीं कल क्या कहो आप। तो शिवराज जी, ये तो इंडी गठबंधन का क्योंकि आपने जिक्र कर ही लिया, पिछले 3 दिनों से एक तरीके से घमासान सा दिखाई दे रहा है। आपने ट्वीट भी किया, आपने ट्विटर का जिक्र किया, अखिलेश यादव चिरकुट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कमलनाथ के लिए छोटा नेता, इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अजब गजब गठबंधन है, ये बना क्यों? इसके 2 कारण हैं। एक, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं, वो देश के दिल में भी है, वो मध्य प्रदेश के मन में भी है, एमपी के मन में मोदी, और वो दुनिया के दिल में भी है। आज पूरी दुनिया नाम ले रही है और कई मामलों में मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे हैं पूरे विश्व का। ये मोदी जी की लोकप्रियता भी है और उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी उत्कट देशभक्ति, उनकी संवेदनशीलता, दिनों रात का उनका परिश्रम। अब उनका इसमें तो मुकाबला करते नहीं। जब देखते हैं कि मोदी जी से वैसे मुकाबला नहीं हो रहा तो करें क्या? सब इकट्ठे हो जाओ
और इकट्ठे वैसे ही होते हैं जैसे बाढ़ में एक पेड़ पे सब तरह के जीव जंतु बैठ जाते हैं पानी से बचने के लिए कि बाढ़ में बह जाएंगे मर जाएंगे, तो सब एक पेड़ पे आके बैठ गए, लेकिन विचार एक नहीं। मैंने कल कहा था कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ये कोई गठबंधन होता है क्या? और ये गठबंधन बना क्यों? इसका एक और कारण है, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आमतौर पर यह बात जनता के दिल और दिमाग में बैठी थी कि नेता कितने गलत काम कर ले, भ्रष्टाचार कर ले, कुछ कर ले, नेताओं को सजा थोड़ी होगी, नेता जेल थोड़ी जाएंगे, कितना भी डकार जाओ बचे रहोगे। मोदी जी ने लेकिन जो कहा वो करके दिखा दिया। जिनने गड़बड़ की वो आज जेलों में है। आप पार्टी तो आधी जेल चली गई, बाकी पार्टी के नेता भी भगते फिर रहे हैं। जिनने पाप किए थे आज उनसे हिसाब मांगे जा रहा है। तो ये सब ये मानते हैं कि मोदी तो मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो सब मिलके इकट्ठे हो जाओ, नहीं सबके सब मर जाएंगे, इसलिए गठबंधन बनाए। कोई विचारों का गठबंधन थोड़ी है, ये तो अपने पाप छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपने गलत काम छुपाने के लिए और बचने के लिए, इसलिए तुमने गठबंधन बनाया। अब ये गठबंधन कहीं चलेगा क्या? अब बताइए, गठबंधन में पहली रैली तय हुई, भोपाल में रैली होगी। कमलनाथ ने कहा कि काहे की रैली वैली भैया, यहाँ कोई रैली नहीं होगी, रैली निरस्त। कौन ने तय कर दिया? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। सोनिया जी ने कुनबा जोड़ा, कमलनाथ ने उसको तोड़ा। पता क्या है ये? अब वो करना चाहते रैली, रैली नहीं करने देते। बेचारे अखिलेश कह रहे हैं कि पता नहीं साल एक से कुछ चकमा दे रहे थे, आ जाओ बैठ लें, रात रात भर बिठाया, और बाद में कह लगे 6 सीट मांगी थी, एक नहीं थी। तो अब हमारे शब्द नहीं, ये वो कह रहे हैं चिरकुट है, चिरकुट। अब इस चिरकुट की परिभाषा बता दो कमलनाथ जी, चिरकुट की परिभाषा क्या होती है? और ये कहते हैं अखिलेश बखलेश। अब इतना बड़ा नेता, ये संस्कार है कांग्रेस के। आपके गठबंधन के एक नेता को कह रहे हैं बखलेश। ये बखलेश क्या होता है भाई? ये तो कांग्रेस शब्द गढ़ रही है, ये काय का गठबंधन है? ये सत्यानाशी गठबंधन है, अपने आप लड़के टूट टाट जाएगा। इसके तो बनने के पहले ही टूटने लगा। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। एक अखिलेश लेके भग रहे हैं, एक केजरीवाल लेके भग रहे हैं, कमलनाथ लेके भग गए, और एक दिग्गी राजा लेके भग गए, और कमलनाथ पीछे पड़ गए कि कपड़े फाड़ना तो दिग्गी राजा के फाड़ो, उसके बेटे के फाड़ो, मेरे पास मत आओ, तो कपड़े भी फट रहे। नहीं, लेकिन वो तो दोनों कह रहे हैं ये तो हमारे बीच में पारिवारिक रिश्ते हैं, हम तो एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। ये कपड़ा फाड़ रिश्ता हमने पहली बार देखा है। राहुल ब्रांड की भी बात हो रही है कि 2024 में अगर कोई है नरेंद्र मोदी के सामने तो वो ब्रांड राहुल गांधी है, और वही इस गठबंधन के नेता होंगे। कौन सा ब्रांड है ये पता ही नहीं चलता भैया। क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसी का उन्हीं को पता नहीं रहता। कई बार वो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं 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 ये गलत है, ये ठीक ठीक तो ये कह रहा है। यही राहुल बाबा थे जिन्हें मध्य प्रदेश में पिछली बार जोर शोर से कहा था 10 दिन में कर्जा माफ नहीं, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 900 वचन दे दिए, 900, और 9 पूरे नहीं करे। अच्छा, मानता कौन है बाबा की बताइए? कमलनाथ ही नहीं मानते। टिकट कौन बांट रहा है कांग्रेस में? आधे टिकट तो उनका कमलनाथ का बेटा बांट रहा है। हाईकमान के पास चीजें जाती नहीं। जिस ब्रांड को कमलनाथ नहीं मान रहे, कांग्रेस नहीं मान रही, उस ब्रांड को देश कहां से मानेगा बताइए? शिवराज जी, इस चुनाव में एक भाषा को लेकर मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ। आपके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपके विरोधी कर रहे हैं। कोई कहता है आपका श्राद्ध कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं आपको भूखा नंगा बोल रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मर्यादा तय होनी चाहिए, या इस तरह के शब्द आपके लिए इस्तेमाल होते हैं तो दुख होता है? नहीं, मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए। क्योंकि अब श्राद्ध करने का मतलब क्या है कि पहले तो कल्पना करो कि मर जाए, ये जल्दी मर जाए तो श्राद्ध किया जाए। अब ये भारतीय राजनीति में ये कभी नहीं रहा। हालांकि मैंने उसमें तो मुस्कुरा के यही कहा था कि मैं तो मर गया तो राख के ढेर से फिर खड़ा हो जाऊंगा और जनता की सेवा करने लगूंगा। लेकिन मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए। कोई नंगा कहता है, कोई भूखा कहता है, कोई कहता है नारियल लेके चलता है, नारियल लेके चलता हूँ, चलता हूँ, विकास का काम करता हूँ तो नारियल फोड़ता हूँ। मैंने कहा दिग्गी राजा तो नहीं, कमलनाथ तो ताला लेके चलते हैं, योजनाएं बंद कर देते हैं हमारी। तो पता नहीं क्यों क्या हो गया है कांग्रेस को, सोते जागते उठते बैठते ऐसे शब्दों का एक नेता ने मोदी जी को कह दिया कि उनके बारे में। अब ये भारत की राजनीति में ये नहीं रहा भाई। शब्दों का तो संयम रखो कम से कम, और हम शब्दों का संयम रखने का पूरा प्रयास करते हैं।
शिवराज जी, घोषणा वीर भी कहा जा रहा है आपको कि कहीं पर जहां नदी नहीं है वहां भी आप पुल बनवा देते हैं। अरे वीर ही तो घोषणा करेगा, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा? वो घोषणा कौन करेगा? जिसमें हिम्मत होगी। जनता की तकलीफ देखी, लोगों ने कहा कि हम पुल बनाओ, हमने घोषणा की, पुल बनाया, पुल बना नारियल फोड़ा, पुल बन गए, पुलिया बन गए, स्कूल बन गए, सड़कें बन गई, अस्पताल बन गए, सीएम राज स्कूल बन गया, ग्लोबल स्किल पार्क बन गया, मेट्रो रेल चल रही है। हम में दम है तभी तो कर रहे हैं, हम घोषणा भी करते हैं और घोषणा पूरी भी करते हैं। अब इनको कुछ नहीं मिलता तो उनको कोई भाषण लिख के दे देता है कमलनाथ जी को, क्योंकि मैं रोज देखता हूं वो यही कहते देते हैं शिवराज जी तो नारियल लेके चलते हैं, नारियल फोड़ते हैं। अरे चलते हैं, काम करते हैं तो नारियल फोड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? भाषण बहुत बदलता भी नहीं वो। पता नहीं, मैं पिछले चुनाव में मैंने सुना था कि शिवराज जी तो नारियल लेके चलते हैं, जहां नदी नहीं होती भावी पुल बना देते हैं। अगर जहां नदी नहीं थी वहां पुल बना था तो 18 साल मुझे मध्य प्रदेश की जनता रहने देती कमलनाथ जी? अंत में चलते चलते शिवराज जी, बस दो छोटे छोटे सवाल। एक, 2018 में जब आपकी सरकार नहीं बन पाई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो आपने जनता के बीच जाकर कहा टाइगर विल बी बैक, टाइगर जिंदा है। इस बार क्या स्लोगन आप जनता को देंगे? मैंने उस संदर्भ में कहा था कि कोई ये ना सोचे कि मध्य प्रदेश की जनता पे अन्याय और अत्याचार हो जाएंगे, और मैं 1.25 साल झोला टांग के पूरे प्रदेश में घूमता रहा, एक दिन नहीं बैठा। मैं जहां गड़बड़ होती थी मैं पहुंच जाता था, क्योंकि वो मेरा धर्म था। और इसलिए मैंने कहा कई जगह अत्याचार अन्याय की घटनाएं हुई, हमारे कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हुए, पता नहीं, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा है, दुकान तोड़ दो, फलाना कर दो, मकान तोड़ दो। तब मैंने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा। देखिए, ये जज्बा होना चाहिए कि अगर आप सत्ता में आ गए तो हम चुप बैठ जाएंगे। उस संदर्भ में मैंने कहा था देखो, अभी तो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाना है। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की जिंदगी बहुत बदली है, लेकिन अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। और इसलिए अभी तो हमारे दिमाग में एक ही चीज है, विकास किया है, विकास करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश तो आगे बढ़ ही रहा है। मध्य प्रदेश को भी उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिलता है, तो उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तो एक ही चीज हमारे दिमाग में। टिकटॉक के बंटवारे के बाद जो कई वीडियोस आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों के, कांग्रेस बीजेपी के, कि कुछ लोग हैं जो नाराजगी दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, उन बागियों से कोई खतरा लग रहा है इस बार? देखिए, लोग कार्यकर्ता हो या जनता हो, विचारधारा के साथ रहते हैं। क्षणिक गुस्सा कुछ होता है, कई बार वो स्वाभाविक भी होता है। 4 टिकट मांगने वाले तो 3 को तो नहीं मिलेगा, तो क्षणिक कई बार होता है कि अपने गुस्से का प्रकटीकरण भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक आध अपवाद छोड़ दें तो सब मर्यादित है, कुर्ता फाड़ो अभियान नहीं है। शिवराज जी, मुझे उम्मीद है कि आप ये तो बताएंगे नहीं कितनी सीटें आ रही हैं आपकी, लेकिन कितना आत्मविश्वास है वो? अब तक की सबसे बड़ी जीत हम हासिल करेंगे। मैं तो जनता ही में रहता हूं, मैं कोई ऐसी राजनीति नहीं करता कमरे में बैठ बैठ के केवल। मैं तो अभी भी जनता के बीच से आ रहा हूं, कल भी जनता में जाऊंगा। मैं जनता की आंखों से पहचानता हूं, उनके देखने के ढंग से पहचानता हूं, उनकी मुस्कुराहट से पहचानता हूं, उनके कमेंट से पहचानता हूं कि जनता के दिल में क्या है। जनता के दिल में इस समय एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। जनता के दिल में मोदी जी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी, और मामा भी है। तो मामा शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये हम माने? ये पार्टी तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी, हमसे ये खास बातचीत के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में आपका स्वागत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज। प्रणाम।